और आपको बता दें कि संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। बैठक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। तो बड़ी बैठक, लगभग 1 साल के बाद कोरोना की वजह से इस तरह की बैठक नहीं हो पाई थी। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक इस वक्त भी जारी है और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त बैठक में शामिल हैं। कई अहम मुद्दों पर, कई गंभीर मुद्दों पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इनको संबोधित करेंगे, इन नेताओं को बताएंगे। और इस बीच जो खबरें आ रही है, बताया जा रहा है कि कई इंपॉर्टेंट ऐसे इश्यूज हैं इस बीच, और खास करके सामने में जबकि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जब चुनाव है, इसके मद्देनजर यह बैठक अपने आप में काफी अहम हो जाती है। तो संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक इस वक्त भी जारी है। तमाम दिग्गज बड़े नेता बीजेपी के इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो संबोधित कर रहे हैं। ऐसी जो जानकारी मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में संसदीय दल को संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनको यहां पर लाया जाएगा, उस पर डिस्कस होगा, उस पर यहां पर चर्चा की जाएगी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। जैसा कि आपको हमने बताया कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर भी कुछ अहम बात यहां पर हो सकती है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, उत्तराखंड में कमाल, सीएम नहीं रहे 5 साल। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड को आज नया सीएम मिलने वाला है। उत्तराखंड में बीजेपी अब नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर माथापच्ची कर रही है। थोड़ी देर में देहरादून में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा होगी, जिसके बाद नए सीएम का ऐलान हो सकता है। सीएम के रेस में हालांकि 4 नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से देहरादून तक बैठकों के बाद ही फैसला होगा। नए नेता का चुनाव होना है। इस वक्त हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। आपने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आज की बैठक में किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी? नहीं, अभी विधानमंडल दल की होगी और विधानमंडल दल नए नेता का चुनाव करेगा और जिसको भी नेता चुना जाएगा वो आगे सरकार चलाएगा। लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल उनको मिलेगा काम करने का और बहुत बेहतर तरीके से वो काम चलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 4 साल के लगभग मुझे काम करने का मौका मिला और निश्चित रूप से जो नया नेता चुना जाएगा वो मुझसे बेहतर काम करके दिखाएगा। कल इस्तीफे के बाद आप इसी प्रांगण में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, अपनी भावनाएं आपने साझा की थी। अब आगे क्या आपकी? नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि जो हमेशा रहती है। पद तो आते जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई पार्टी अध्यक्ष बन गया या अन्य दायित्व निभाए, लेकिन कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जिसको कभी कोई छीन नहीं सकता है। तो एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते काम किया जाएगा। हम एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उस विचारधारा को और मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। 4 साल पूरा होने से पहले आपको इस पद से आपको त्यागपत्र देना पड़ा। आपको लगता है कि कहीं आगे जो कार्यकाल है या आने वाले दिनों में इसका पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी बदलेगी क्यों? पार्टी तब बदलती है जब पार्टी को ये लगता है कि फायदा होगा। और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी निर्णय होते हैं तो सामूहिक सोच विचार के बाद होते हैं। मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत उपयुक्त होगा और अभी 57 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे अधिक सीट हम जीत कर आएंगे। हमने टारगेट दिया था मिशन 62, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। एक सवाल, नए नेता के चुनाव में आपकी कोई भूमिका, आप कोई चाहेंगे कि किसी विधायक में से या किसी कोई सांसद में से इस पद को संभाले? नहीं, देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का जो भी मार्गदर्शन होगा और विधानमंडल 2 चाहेगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है विधानमंडल दल की राय के से होता है। तो विधानमंडल दल का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो विधानमंडल तय करेगा कि किसको करना है। तो अभी कुछ देर और इंतजार करिए, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट यहां पर करती रही है, लेकिन सार्थक नहीं हो पाया है उनका अब तक कम से कम एक्सपेरिमेंट। इस बीच आपको बता दें कि सीएम के रेस में धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे आ रहा है। जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मीडिया में और दूसरी तमाम जगहों पर, वो हैं धन सिंह रावत, जो इस वक्त मंत्री हैं यहाँ पर।
आपसे जानना चाहूँगा, आज 10 बजे बैठक है, किस तरह से नए नेता का चयन होगा? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी यहाँ रखे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे दुष्यंत जी यहाँ रखे हैं और अभी 1 घंटे बाद हमारी विधायक दल की बैठक होगी और सर्वसम्मति से हमारे यहाँ नेता का चुनाव होता है। पार्टी की जो परंपरा है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के बाद हमारे जो पर्यवेक्षक हैं सभी विधायकों से विचार विमर्श करने के बाद विधिवत हमारे नेता का चुनाव किया जाएगा और जो भी हमारा नेता बनेगा सारे पार्टी के लोग हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। लेकिन धन सिंह जी, कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस्तीफे के बाद से लगातार जो नाम चर्चा में है, सबसे ज्यादा नाम आपका लिया जा रहा है। काफी विधायकों ने भी आपके नाम को लेकर केंद्रीय नेताओं के सामने बात रखी है। देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते और विधायक होने के नाते पार्टी का जो आदेश होगा उसको सर्वसम्मति से हमको मानना पड़ता है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि पार्टी के आदेश के बिना हम 1 इंच कोई भी विधायक इधर उधर जाने वाले नहीं। अगर हम देखें कि आज की जो बैठक है, कब तक नया जो मुख्यमंत्री राज्य को मिल जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आज लगभग 1-1.5 घंटे बैठक चलेगी और सभी विधायकों से विचार विमर्श करने के बाद हमारे अनुभवी दोनों केंद्र के नेता रखे हैं और मैं कह सकता हूं कि जैसे विधायकों की राय के बाद फिर आज ही मुझे लगता है कि नए नेता का चुनाव हो जाएगा। और अब बात हरियाणा की। आपको बता दें, हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है। जी हां, विधानसभा में इस पर 2 घंटे चर्चा होगी और फिर जरूरी हुआ तो वोटिंग भी होगी, यानी कि हेड काउंट होगा। ये खबर सामने आ रही है। खट्टर के लिए बड़ी चुनौती इसे बताया जा रहा है क्योंकि किसानों के समर्थन में कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा है। हालांकि बीजेपी और जेजेपी समेत कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी करके हर हाल में अपने साथ रहने की कोशिश की है। सत्ता में बैठी बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। बीजेपी को समर्थन दे रही सहयोगी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, जबकि 5 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दे रखा है। बीजेपी को यकीन है कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकल जाएगी। तो आपको हम बता दें कि मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर के आई है और इस बीच 2 घंटे तक इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद फिर हो सकता है कि हेड काउंट, अगर जरूरत पड़ी तो बताया जा रहा है कि फिर हेड काउंट होगा और उसके बाद जो है फिर फैसला किया जाएगा। हालांकि बीजेपी अपने तरफ से दम दिखा रही है। बीजेपी का कहना है कि उसकी सरकार स्थिर है। आप मतलौडा में तो नहीं है, आपका मतलौडा का मामला है स्पेसिफिक 928 अध्यक्ष नहीं श्रीमान। स्पीकर साहब, पहले तो कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से विश्वास मत हासिल करना चाहिए। उनका आपस में विश्वास नहीं है। एक का मुंह लेफ्ट को होता है, एक का मुंह राइट को होता है। पहले तो अपना विश्वास मत हासिल करें और फिर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, लाएं। हमने तो एक्सेप्ट किया कि हाँ आप लाओ विश्वास मत, चारों खाने चित गिरेंगे विधानसभा के अंदर। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। जो इंडिपेंडेंट जो समर्थन कर रहे थे उनने विड्रॉ कर लिया और जेजेपी के खुद विधायक आपने सुना कि इनकी बात निंदा कर रहे थे। बाकी जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर वोट पड़ेंगी, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। पूरी पार्टी को छोड़ना चाहिए, साथ खुद दुष्यंत को पीछे आ जाना चाहिए अगर वो नहीं निपटवा पा रहा है। आपने कहा कि खुद जेजेपी को साथ छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर किसान, बिल्कुल मानता हूँ, सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हक मुद्दा है, कोई मेजोरिटी नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, कैसे हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। मेरा स्टैंड है, मैं 100% खट्टर के साथ हूँ और किसान के साथ भी हूँ। 8 मार्च को ब्रिटिश संसद में भारत के किसान आंदोलन पर चर्चा हुई और भारत के आंतरिक विषय को ग्लोबल बनाने की कोशिश की गई। ये चर्चा भारत को पसंद नहीं आई है। भारत ने ब्रिटिश संसद के इस घटनाक्रम पर कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त को विदेश सचिव ने तलब करके इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और 2 टूक समझा दिया है कि ऐसी प्रायोजित चर्चाओं से बचे।
while protesting. For those of us whose parents and grandparents have been tilling the land in the Punjab, have a strong connection with the land and whose family and friends are involved in the protests. कोरोना की मार, आर्थिक बदहाली और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। इस वक्त ब्रिटेन परेशानियों के समंदर में गोते लगा रहा है, लेकिन उसके सांसद गहराई में जाकर समस्याएं सुलझाने के बजाय इधर उधर देखते रहते हैं। ब्रिटेन की संसद में भारत के किसान आंदोलन पर चर्चा हुई, यानी न लेना न देना, चर्चा में मगन रहना। वेस्टमिंस्टर कमेटी रूम में सोमवार को भारत में किसानों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी से जुड़े ई पिटीशन अभियान पर ब्रिटिश सांसद चर्चा करते दिखे। चर्चा में लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सांसद शामिल थे। 90 मिनट तक वेस्टमिंस्टर कमेटी के सांसद भारत में किसानों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी पर माथापच्ची कर रहे थे। The petition focuses on the protests seen in Delhi and across India following the agricultural reforms agreed by the Indian Parliament. The petition calls on the UK government to urge the Indian government to ensure the safety of protesters and press freedom. चर्चा के दौरान सांसदों ने बिन मांगे सलाह दी, लोकतंत्र के पाठ पढ़ाए, प्रेस की आजादी का महत्व बताया, किसान आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया, पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगाए, इंटरनेट बंद करने का मुद्दा उठाया, पत्रकारों पर मुकदमे किए गए, कई किसानों के कथित तौर पर आत्महत्या की बात कही, साथ ही ब्रिटिश सरकार से मांग की कि वो भारत के सामने इन मुद्दों को उठाए। Hundreds of farmers have died already because of the freezing cold and because of ill health while protesting. For those of us whose parents and grandparents have been tilling the land in the Punjab, have a strong connection with the land and whose family and friends are involved in the protests. सांसदों के इन सवालों पर ब्रिटिश सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ था। मंत्री निगेल एडम्स ने कहा, कृषि भारत का आंतरिक मामला है और उसे लेकर किसी विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। Whose parents and grandparents have been tilling the land in the Punjab, have यानी ब्रिटिश सरकार ने किसान आंदोलन को भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए खुद को इससे अलग करने की अपनी नीति को फिर दोहराया है और एक बार फिर ये साफ कर दिया गया कि किसी भी हालत में भारत और ब्रिटेन के संबंध में कोई खटास नहीं आने देंगे। There's a deliberate attempt to stir up hostility between the United Kingdom and India in a completely unnecessary fashion. India and the United Kingdom are moving together on cooperation with defence, with security, on trade and other aspects of our working relationship. That needs to be encouraged and not destroyed in the way that certain people seem to wish. ये पहली बार नहीं है। 12 फरवरी 2021 को भी ब्रिटिश संसद में किसानों का मुद्दा उठाया गया था। दिसंबर में ही 36 ब्रिटिश सांसदों के दल ने ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब को भारत के कृषि कानूनों के खिलाफ भारत पर दबाव बनाने के लिए कहा। 10 दिसंबर 2020 को भी किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मौजूदगी में सवाल उठा तो प्रधानमंत्री जॉनसन जवाब देने के लिए उठे और पूरी तरह से मुद्दे को लेकर अनजान दिखे। उन्होंने कह दिया था, ये तो भारत और पाकिस्तान की बूझ का मुद्दा है। We have serious concerns about what is happening between India and Pakistan, but these are preeminently matters for those two governments to settle, and I know that he appreciates that point. आप इस जवाब से ही समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की सरकार किसान आंदोलन को लेकर कितनी समझ रखती है या कितनी गंभीर है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने अब उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच बातचीत के जरिए कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। लेकिन तस्वीर का एक और पहलू ये भी है कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां खूब सेकी जा रही हैं और इसके पीछे भारतीय मूल के सांसदों की लॉबी है। ऐसे ही एक ब्रिटिश सांसद हैं तनमनजीत सिंह। किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश संसद में हंगामा मचाए हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोकल मामले पर इतने वोकल होने के पीछे असल खेल क्या है? क्या ये सिख समुदाय के भारतीय ब्रिटिश वोटों को साधने की कोशिश है? इस मुद्दे पर तवज्जो इतनी यहाँ पर इसलिए भी मिली है कि पंजाब से यहाँ पर बहुत लोग हैं, हरियाणा के बहुत लोग हैं, वेस्टर्न यूपी से भी कई लोग हैं और जो मेन पार्ट्स रहे हैं जहाँ से ये प्रोटेस्टर्स ज़्यादातर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं भारत में, तो उनका कोई ना कोई परिवार वाला, कोई ना कोई व्यक्ति या उनका खुद का परिवार किसान परिवार से
आते हैं और अब यहाँ पे आके बहुत बेहतर जिंदगी वो जी रहे हैं, लेकिन उनका इमोशनल कनेक्ट इस चीज से बहुत है और इसीलिए जो पिटिशन शुरू हुई नवंबर या 17 नवंबर के आसपास से बहुत जल्दी इतनी ज्यादा तवज्जो मिली। भारतीय मूल के लिबरल डेमोक्रेट नेता गुरजीत सिंह ने किसान आंदोलन पर नवंबर 2020 में पिटिशन कैंपेन शुरू किया था, जिस पर कुछ ही हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर आ गए। नियमों के मुताबिक किसी पिटिशन को 1 लाख से ज्यादा समर्थक मिलते हैं तो फिर उस पर संसद में चर्चा की जा सकती है। लिहाजा चर्चा हो गई और ये भी साफ हो गया कि ब्रिटिश सरकार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई मंशा नहीं रखती और ये भी साफ हो गया कि वो कौन से लोग हैं जो हर हाल में भारत के आंदोलन को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। सीधे आप सभी का स्वागत है नंदीग्राम से। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे राजनीति पश्चिम बंगाल की अपने आप में बेहद दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर के बाद ममता बनर्जी अपने घर से निकलेंगे और उसके बाद सीधे वो पहुंचेंगी शिव मंदिर में पूजा पाठ के लिए और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से, यहाँ के नंदीग्राम के लोगों से मुलाकात करने के बाद दीदी जाएंगे हल्दिया और वहां पर भरेंगे अपना नामांकन। नंदीग्राम में इस वक्त हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि नंदीग्राम इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में महासंग्राम का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी जो खुद आ चुके हैं यहाँ पर पूरे 72 घंटे के लंबे चौड़े प्लान के जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पुराने सिपह सालार जो अब भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल का बड़ा चेहरा बन चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनकी भी मौजूदगी है नंदीग्राम में। आज अपने नए कार्यालय का वो उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अपना रोड शो के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश शुभेंदु अधिकारी की ओर से की जाएगी। तो एक तरफ होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। बीते 10 सालों के कामकाज को गिनाते हुए उन्हें वोट देने की अपील कर रही हैं और इससे भी अलग और इतर कल ममता बनर्जी का जो अंदाज देखने को मिला, माना यही जा रहा था कि कम से कम हिंदू मुस्लिम कार्ड के चक्कर में वो नहीं पड़ेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे के बलबूते जिस तरह से उनको घेरने की कोशिश कर रही थी, उसी का जवाब देते हुए ममता बनर्जी की ओर से हिंदू कार्ड खेला गया और ये कहा गया कि मैं खुद हिंदू हूं और मुझे कोई हिंदू का पाठ नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति आगे बढ़ रही है। फिलहाल नंदीग्राम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको आज की पूरी सियासत की कहानी बता देते हैं। सबसे पहले बात ममता बनर्जी की, जो शिव मंदिर जाएंगी, पूजा पाठ करेंगे। कल भी दीदी 3 मंदिर गई थी और आज भी मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वो हल्दिया के लिए निकलेंगी और वहां पर एक छोटा सा हल्दिया में रोड शो होगा और फिर नामांकन दाखिल करेंगी। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें शुभेंदु अधिकारी की, आपको बताते चले शुभेंदु अधिकारी के लिए भी आज का दिन काफी ज्यादा अहम, क्योंकि अब तक टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में आते रहे थे, लेकिन चूंकि 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन आज अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके ठीक पहले उनका एक छोटा सा रोड शो होगा। जानकी नाथ मंदिर तक जाएंगे नंदीग्राम में और फिर वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और नंदीग्राम अपने आप में बहुत सारी कहानियों के साथ देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख नंदीग्राम के इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि 2007 के इसी नंदीग्राम के आंदोलन से 2 नायक निकले। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, दोनों साथ साथ रहे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, एक दूसरे को हराने का दम भर रहे हैं। 1 तारीख को दूसरे चरण में यहां पर डाले जाने हैं वोट और उसी वोटर को लुभाने की कवायद और कोशिश में ये दोनों ही नेता इस वक्त लगे हुए हैं। ममता बनर्जी का आज पूरे दिन का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कैसे सबसे पहले पूजन पाठ के बाद लोगों से मुलाकात के बाद दीदी पहुंचेंगे हल्दिया, वहां पर छोटा सा रोड शो और फिर करेंगे अपना नामांकन दाखिल। आज का दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिहाज से किस तरह से है अहम और शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में क्या कुछ करने वाले हैं, इन सबको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার 2 চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম,
ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। नंदीग्राम के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। ममता तो बस लोगों का दिल जीतने में जुटी हैं। कभी मंदिर मंदिर जाकर पूजा अर्चना तो कभी मजार में हाजिरी। बंगाल के सबसे बड़े अखाड़े में डट गई हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दुश्मन कितना ताकतवर है इसका आकलन चुनाव के परिणाम से हो जाएगा, लेकिन प्रचार अभियान का आगाज ममता ने सधे अंदाज में किया है। अब आज ममता दीदी अपना नामांकन पर्चा भरने जा रही हैं। नंदीग्राम के महासंग्राम में ममता बता देना चाहती हैं कि उन्हें हराने का इरादा रखने वालों का हौसला पस्त हो जाएगा। नंदीग्राम की लड़ाई में नॉमिनेशन से पहले ममता एक बार फिर मंदिर जाने वाली हैं और शिव की साधना करेंगी। दोपहर में वो हल्दिया में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। उससे पहले ममता एक छोटी सी पद यात्रा भी करने वाली हैं। नंदीग्राम के लिए ममता को बाहरी बताकर बीजेपी ने निशाना साधा। इसे लेकर ममता बनर्जी ने नामांकन से पहले अपने तेवर दिखा दिए। कल मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं को करारा जवाब दिया। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না। তাহলে তো বাংলা আমার মুখ্যমন্ত্রীটা হওয়া উচিত ছিল না। বহিরাগত মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে কখনো? नंदीग्राम का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। ममता के मुकाबले कभी उनके कमांडर माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आज ममता का नामांकन है तो 12 मार्च को शुभेंदु अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। छोटी पदयात्रा का भी कार्यक्रम है। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु के नामांकन में स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों के मौजूद रहने की उम्मीद है। इधर ममता अकेले ही महासंग्राम के मैदान में उतर चुकी हैं। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। तो ममता बनर्जी के लिए आज का दिन, आज की तारीख काफी ज्यादा अहम है। आपको बताते चले कि जब से पश्चिम बंगाल की राजनीति उन्होंने शुरू की है, ये पहली बार होगा जब नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी आकर अपने लिए वोट मांगेगी टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि 2009 के उपचुनाव की बात करें, 2011, 2016 लगातार यहां से टीएमसी पार्टी बड़े मार्जिन से जीतती रही है, लेकिन इस बार तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। लेकिन इन सब के बीच जो हिंदू कार्ड दीदी की ओर से खेला गया वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंडी पाठ मंच से करती हुई नजर आई। दुर्गा सप्तशती का ये एक हिस्सा है और चंडी पाठ के जरिए जो उनके ऊपर हिंदू विरोधी होने के आरोप बीजेपी लगा रही थी, दरअसल चंडी पाठ के जरिए दीदी उन्हीं आरोपों का जवाब देने की कर रही है कोशिश और हिंदू मतदाताओं को उनकी लुभाने की कोशिश के तहत चंडी पाठ किस तरह से कल की रैली में नंदीग्राम में किया है दीदी ने, सुनिए ममता बनर्जी। महापापो हरं देवं मकराय नमो नमो नमस्ते ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो नमस्ते जलदा भाषे नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते हे कृष्ण परम सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না? তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে, আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দুটো নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম, ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। हाँ चैलेंज तो दीदी वहाँ पे किराए में घर खोला है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। वो आउटसाइडर है, सी इज आउटसाइडर, शुभेंदु इज इनसाइडर, इनसाइडर विल विन। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না। তাহলে তো বাংলা আমার মুখ্যমন্ত্রীটা হওয়া উচিত ছিল না। বহিরাগত মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে কখনো? আপনারা এই সিট জিতাবেন
আর আমি চললাম নন্দীগ্রামে মাননীয়াকে হারিয়ে কলকাতা ফেরত পাঠাতে হবে, ফেরত পাঠাতে হবে কলকাতা। এই গুরু দায়িত্ব বিজেপি দিয়েছে, আমি পালন করব। যে লক্ষণ শেঠকে হারাতে পারে, সুশান্ত ঘোষকে হারাতে পারে, কিষেনজিকে অতীত করতে পারে, সেই শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামও পারবে। আমি তো নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র, আমি তো মাটির ছেলে, আর উনি হলেন অতিথি। 5 বছর অন্তর অন্তর তার নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়ে। বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। আমি একটা চণ্ডীপাঠ করি, ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্যাভ্যি বিধাত্রী পরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী পরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্য দাयिनी रूपंग देही जयंग देही जशो देही दिशो जोई। मुझे यही समझ में नहीं आता कि प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करे। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नंदीग्राम में। तो वहीं एक तरफ चंडीपाठ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि दीदी को ये सब करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जब 10 सालों का उनको हिसाब देना था तो बैठकर अब वो राजनीतिक रैली से चंडीपाठ कर रही हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है और जिस तरह से चंडीपाठ करती हुई ममता बनर्जी दिखाई दी, उसको लेते हुए गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि इतनी ज्यादा नर्वस आखिर क्यों हो गई हैं ममता बनर्जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो मंदिर जाएं या फिर मस्जिद जाएं। केंद्रीय मंत्री की ओर से लिखा गया है, बंगाल में रोहिंग्या के साथ साथ ममता दीदी भी नर्वस हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मंदिर जाएं या मस्जिद। वाह मोदी जी वाह, इस तरह से ट्वीट करके गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। अपने आप में जैसे जैसे राजनीतिक मिजाज यहाँ का गर्माता हुआ चला जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों की फौज भी यहाँ पर पहुंच रही है और लगातार दिल्ली से भी निशाना साधा जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। इसी वजह से कल उन्होंने जो चंडी पाठ किया, जो मंदिर दर्शन के लिए गई, या फिर आज जो उनका भगवान शिव के दरबार में जाकर हाजिरी लगाने का, उनका आशीर्वाद देने का कार्यक्रम है, उसको लेकर अब गिरिराज सिंह ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, ममता बनर्जी नर्वस है। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तक मस्जिदों में टोपी लगा करके सर झुकाते थे, उन्हें मैंने देखा गुजरात के चुनाव में मंदिर जाते, कोट पे जनेऊ पहने हुए। वाह रे मोदी, बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए। नंदीग्राम में आज के लिए महासंग्राम का दिन है, बड़ा दिन है। चुनाव आते ही संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक दल जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की चर्चा करने लगते हैं। तो क्या चुनाव आएगा तभी महंगाई दूर जाएगी, और जब चुनाव दूर होगा तो महंगाई पास आएगी? साल के पहले 58 दिन में हर दूसरे दिन तेल महंगा होता रहा। लेकिन 26 फरवरी को चुनाव के ऐलान के बाद अचानक तेल में रोजाना वाली महंगाई उड़न छू होने लगती है। तो क्या असली खेला महंगा तेल भराती आ रही जनता के साथ होता है? क्योंकि जब पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता जाता रहा तो हालत ये पहुंच गई कि इस साल 1 जनवरी से 27 फरवरी के बीच
58 दिनों में 26 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, 32 दिन दाम जस के तस रहे और जीरो यानी एक भी दिन ऐसा नहीं था जब पेट्रोल डीजल के दाम घटे हों। और इस तरह जब 27 फरवरी तक पेट्रोल का दाम औसत 90 रुपए के पार और 100 रुपए के करीब और डीजल की कीमत लगभग 80 रुपए के पार पहुंच गई, तो दाम बढ़ने पर हर बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का हवाला देकर मंत्रियों ने पल्ला झाड़ा। एक कोरोना के कारण उत्पादन में कटौती हुई थी, उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ये एक प्रमुख कारण है। ये हमारे हाथ से बाहर है और इसीलिए हमको जो भी है, हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, कल कम भी हो सकते हैं। ऐसा ये चलता रहता है और इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे उतार चढ़ाव अप डाउन होता रहता है और इसलिए अपने नियंत्रण से बाहर है। सड़क से संसद तक जब तेल के दामों पर प्रदर्शन हुआ तो सिर्फ यही वजह बताई गई कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, तो क्या करे सरकार। ये बात सच है तो आज तक की रिसर्च टीम के निकाले आंकड़े देखते हैं, जो कहते हैं कि 10 फरवरी से 19 फरवरी के बीच 10 दिन रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे। 10 दिन में पेट्रोल के दामों में दिल्ली में 2 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया। इन्हीं 10 दिनों के दौरान कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 61.64 डॉलर प्रति बैरल से 62.67 डॉलर प्रति बैरल हो गई। तो इन 10 दिनों के आधार पर यह पाया जाता है कि 2.5% कच्चा तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल के दाम भारत में 3.3% का इजाफा पा जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन होता है। राजनीतिक दल पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सड़क पर आंदोलन करते हैं और सरकार की तरफ से यही लगातार कहा जाता है कि क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं, अब कच्चा तेल महंगा हो रहा है। खास करके खाड़ी के देशों ने अपना उत्पादन घटा दिया है, तो इन सारे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य वृद्धि हुई है, ये सरकार को तेल की कीमत को बढ़ाना पड़ा है। केंद्र की सरकार लगातार खाड़ी के देशों के साथ संपर्क में है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द तेल के दामों के अंदर गिरावट आएगी। और इसके आगे क्या होता है? 26 फरवरी को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होता है और फिर 27 फरवरी को एक दिन तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल का दाम कुछ पैसे बढ़ाती हैं। लेकिन 27 फरवरी के बाद 9 मार्च तक यानी 10 दिन के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम में 1 पैसे का इजाफा नहीं होता। संभव है कि अब आप कभी माथा ठनके और लगे कि चुनावी डंडे झंडे के कारण क्या तेल की महंगाई थम गई। इस वजह को और बल मिलता है जब हम ये पाते हैं कि चुनाव के ऐलान से पहले 10 फरवरी से 19 फरवरी के बीच कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.03 डॉलर प्रति बैरल महंगा होने पर भारत में पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल का दाम उन्हीं 10 दिन के भीतर 2 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिया। लेकिन भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान की तारीख के बाद से 27 फरवरी से 9 मार्च के बीच जब कच्चा तेल 5.60 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा महंगा पाया जाता है, तब देश में पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम में 1 पैसे का इजाफा नहीं करती। तो क्यों ना कहा जाए कि इलेक्शन पास है तो तेल की महंगाई दूर, या फिर राहत इंदौरी साहब से माफी मांगते हुए कहें कि तेल की महंगाई में रुकाव है क्या, पता करो देश में कहीं चुनाव है क्या। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक।